हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था अबाउट द मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन डिजाइन पैटर्न, जिसमें मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एजेंट्स मिलकर एक शेयर्ड गोल पे काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पैटर्न नंबर 5, दैट इज ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर डिजाइन पैटर्न। आज की इस वीडियो का एजेंडा होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर डिजाइन पैटर्न, व्हाई इज इट यूज्ड, वेयर इज इट यूज्ड, इट्स टेक्निकल एक्सप्लेनेशन वी विल आल्सो सी। हम लोग इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे। इसको हम लोग मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन डिजाइन पैटर्न से भी कंपेयर करेंगे कि आखिर ये डिफरेंट कैसे है उससे, और इसके कुछ ट्रेड ऑफ एंड लिमिटेशंस भी देखेंगे। और ऑनेस्टली ये पैटर्न रियल वर्ल्ड एआई सिस्टम्स में बहुत कॉमन है, बिकॉज हर मल्टी एजेंट सिस्टम में फ्री कम्युनिकेशन यूजफुल नहीं होती। कभी कभी सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन ज्यादा एफिशिएंट होती है, और इसी आइडिया को आज हम समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मल्टीपल एजेंट्स मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर एक ऑब्वियस क्वेश्चन, अगर मल्टीपल एजेंट कोलैबोरेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न की जरूरत क्यों है? मतलब क्यों हम कोलैबोरेशन को सेंट्रलाइज करें? अब इसको एक रीजन से समझते हैं। सपोज आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारे आपके पास एम्प्लॉयज हैं, और ये डायरेक्टली एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन किए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन किए जा रहे हैं, कंटिन्यूसली बात किए जा रहे हैं। तो क्या होगा? बहुत सारा केओस क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारे कम्युनिकेशन चेंज हो जाएंगे, बहुत सारा रिडंडेंट प्रोसेसिंग हो जाएगा, और घूम फिर कर जो मैनेजमेंट होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम एआई सिस्टम्स में भी हो जाती है। तो हर सिचुएशन में एजेंट्स को फ्रीली कम्युनिकेट करवाना बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती। कभी कभी बेटर अप्रोच होती है एक सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन, और वही हमें ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसको एक क्विक एनालॉजी से समझते हैं। सपोज आप एक कंपनी के मैनेजर हो और आपके अंडर मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब इमेजिन करो कि आपको कंपनी का एक टेक कॉन्फ्रेंस होस्ट कराना है, एक बड़ा टेक कॉन्फ्रेंस होस्ट कराना है। तो क्या आप नॉर्मली सब एम्प्लॉयज को रैंडमली एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस का अप्रूवल दे दोगे? यूजुअली नहीं, राइट? आप क्या करोगे कि आप जो मैनेजर है, आप अपना टास्क को रिसीव करोगे। आपको एक टारगेट रिसीव होगा, उस हिसाब से आप अपने टास्क को डिवाइड करोगे, उस हिसाब से अलग अलग लोगों को अलग अलग जॉब्स असाइन करोगे, और फिर एंड में जब सबका आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मर्ज करके अपने हायर मैनेजमेंट को दे दोगे। ठीक है? एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट को एआई सिस्टम्स में हम ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न कहते हैं, जिसमें मैनेजर हमारा ऑर्केस्ट्रेटर और एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वो है हमारे वर्कर। वर्कर्स क्या करते हैं? उनको जो भी असाइंड स्टेप होते हैं वो उसको करते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द ओवरऑल मैनेजमेंट। अब इसको एक क्लियर डेफिनेशन से समझते हैं कि ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर जो डिजाइन पैटर्न है ये क्या है। ये एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है जहां पे जो हमारा सेंट्रल ऑर्केस्ट्रेटर है वो क्या करता है, एक बड़े कॉम्प्लेक्स गोल को डिकम्पोज करता है इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट सब टास्क, और फिर इन सब टास्क को असाइन करता है टू अ मल्टीपल वर्कर्स। और फिर जब ये मल्टीपल वर्कर्स अपना काम कर लेते हैं तब इनके आउटपुट्स को मर्ज करके रिटर्न कर देता है यूजर को। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इंडिपेंडेंट वर्कर्स। इंडिपेंडेंट वर्कर्स मतलब ये जो वर्कर्स हैं ये आइसोलेटेड रहते हैं, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। और सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन। सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन मतलब ये टॉप डाउन मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब ये डायरेक्टली सिर्फ जो हमारा मेन ऑर्केस्ट्रेटर है सिर्फ उसी से बात करते हैं। जितने भी वर्कर्स हैं हमारे सिर्फ उसी से बात करते हैं, आपस में बात नहीं करते। अब इसको एक कॉन्फ्रेंस के एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या है कि टेक कॉन्फ्रेंस को एग्जीक्यूट कराना है तो ऑर्केस्ट्रेटर क्या करेगा कि इस टास्क को स्प्लिट कर देगा। सबसे पहले ये चार डिफरेंट वर्कर्स बनाएगा। एक वर्कर होगा जो वेन्यू टीम को मैनेज करेगा, दूसरा होगा जो मार्केटिंग को करेगा, तीसरा होगा वर्कर जो स्पॉन्सरशिप टीम को देखेगा, और चौथा होगा जो लॉजिस्टिक्स देखेगा। तो वेन्यू टीम का जो रोल होगा वो होगा वेन्यू सर्च, बुकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, फिजिकल प्लानिंग देखना, मतलब सब कुछ वेन्यू से रिलेटेड देखेगा। ये मार्केटिंग का काम वाम नहीं करेगा। मार्केटिंग के काम के लिए जो है हमारा मार्केटिंग टीम के जो वर्कर है, वर्कर नंबर 2, ये सिर्फ कैंपेन की प्लानिंग, प्रमोशंस, रजिस्ट्रेशंस हैंडल करना, ये सारी चीजों पे ध्यान देगा। थर्ड जो वर्कर है वो है स्पॉन्सरशिप्स, जो कि स्पॉन्सरशिप्स,
डील्स, प्लान्स और पार्टनर के कोऑर्डिनेशंस मैनेज करेगा। और फोर्थ है हो गया हमारा लॉजिस्टिक्स, मतलब जो ट्रांसपोर्ट और गेस्ट मैनेजमेंट और ऑन ग्राउंड कोऑर्डिनेशन, मतलब इन सारी चीज़ों को देखेगा। तो नोटिस आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सब वर्कर्स का टारगेट सेम है, कि वो चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंस हमारा सक्सेस हो, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। और यही इस पैटर्न का कोर आइडिया है। अब इसको भी टेक्निकली देखते हैं कि ये पैटर्न बैकग्राउंड में वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आती है, यूजर से एक रिक्वेस्ट आती है ऑर्केस्ट्रेटर के पास। ये है हमारा ऑर्केस्ट्रेटर कि टेक और कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करो। ये क्या करता है, इस गोल को लेकर मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है, जैसे वेन्यू हो गया, मार्केटिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, स्पॉन्सरशिप्स हो गया, ऐसे अलग अलग टीम्स में इसने डिवाइड कर दिया। फिर सबको पैरेलली एग्जीक्यूट करने का कमांड दे दिया कि चारों जो आप हैं पैरेलली एग्जीक्यूट करें। और इसमें कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है एक शेयर्ड स्टेट का। जैसे पहले हमने मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन में देखा था, इसमें भी एक शेयर्ड स्टेट होता है जिसको देखकर हमारा ऑर्केस्ट्रेटर समझ सकता है कि हमारे बाकी सारे एजेंट्स का स्टेट क्या है, सब कंप्लीट हुए कि नहीं। और जब सब कंप्लीट हो जाते हैं तो सब अपना रिजल्ट इसी ऑर्केस्ट्रेटर को वापस भेज देते हैं। और फिर ऑर्केस्ट्रेटर क्या करता है, कलेक्ट्स द इंडिविजुअल आउटपुट्स और सबको कंपाइल करके फाइनल एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट एज एन आउटपुट जनरेट कर देता है। अब हम यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर डिज़ाइन पैटर्न है और मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन, ये दोनों जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं इनका एक कंपैरिजन देख लेते हैं। तो मेन आइडिया क्या होता है मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन में, कि मल्टीपल प्री डिफाइंड एजेंट्स कोलैबोरेट एज पीयर्स। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक सेंट्रल ऑर्केस्ट्रेटर होता है जो कि काम वर्कर्स को डेलीगेट करता है। अब एजेंट की जो टाइप से क्या डिफरेंट होता है कि जो मल्टी एजेंट होता है उसमें स्पेशलाइज्ड और रोल बेस्ड एजेंट्स होते हैं। बट यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर में क्या होता है कि वर्कर्स को डायनामिकली क्रिएट कर सकते हैं फॉर टास्क। इसमें स्पेशलाइजेशन होने की जरूरत नहीं है। अब कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि एजेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, बट यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर सारा कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एजेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब मल्टीपल एजेंट्स का अलग अलग रोल होता है डिसीजन मेकिंग में। बट यहाँ पे जो मेन ऑर्केस्ट्रेटर होता है उसी का पूरा से होता है डिसीजन मेकिंग में। ऐसा ही फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है मल्टी एजेंट में, और ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वर्कर क्रिएशन में एजेंट्स जो होते हैं मोस्टली प्री डिफाइंड होते हैं कि आपके पास 4 या 5 एजेंट्स होंगे इस सिस्टम में। बट यहाँ पे वर्कर्स को डिमांड पर हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। बेस्ट यूज केस मल्टी एजेंट का क्या है कि जब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना हो, नेगोशिएशन करना हो, सिमुलेशन करना हो, तब हम मल्टी एजेंट को यूज करते हैं। बट जब आपको पैरेलल प्रोसेसिंग करना है और टास्क को डिकम्पोज करके छोटे टास्क को फास्ट कंप्लीट करना है, तब हम ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस पैटर्न के मेजर लिमिटेशंस और ट्रेड ऑफ्स पर बात करते हैं। तो पहला इशू है ऑर्केस्ट्रेटर का बॉटलनेक। मतलब क्योंकि सारा ट्रैफिक और स्टेट मैनेजमेंट ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू ही जा रहा है, तो अगर मैनेजर नोड जो हमारा मेन ऑर्केस्ट्रेटर नोड है जिससे सारे अलग अलग वर्कर्स बात करें, अगर यही स्लो डाउन हो जाएगा तो हमारा एप्लीकेशन लैग करने लगेगा और सारे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में भी डिले आ जाएगा। दूसरा है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर सिस्टम में ऑर्केस्ट्रेटर स्लो के बजाय पूरा फेल ही हो गया, तो अब वर्कर्स डायरेक्टली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे और पूरा एप्लीकेशन ही पूरा क्रैश हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है पुअर टास्क स्प्लिटिंग। अगर ऑर्केस्ट्रेटर ने इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़ा ही नहीं या कोई पॉइंट्स मिस कर दिए, तो पैरेलल वर्कर्स सही से अपना काम नहीं कर पाएंगे। मतलब जब आप वर्कर्स को सही से काम ही नहीं असाइन करोगे तो वो काम कैसे अच्छा करेंगे, तो जो भी आउटपुट होगा वो भी बेकार होगा। और लास्ट है सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब आर्किटेक्चर ओवरहेड। बेसिकली ये कंप्लीट जो आर्किटेक्चर होता है काफ़ी हैवी कोडेड होता है। इसमें नॉर्मल सिंगल प्रॉम्प्ट टास्क के लिए ये पैटर्न काफ़ी बड़ा ओवरकिल हो सकता है। मतलब अगर कोई ऐसा हमको टास्क कंप्लीट कराना है जो कि हमें लगता है कि हम नॉर्मल सिंगल प्रॉम्प्ट वाले टास्क से भी हम करा सकते हैं, तो उस केस में ये काफ़ी एक तरीके का ओवरकिल हो सकता है हमारे लिए। सो गाइस, इस वीडियो में हमने कवर किया ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर डिज़ाइन पैटर्न और उसका रिलेशन मल्टी एजेंट पैटर्न्स के थ्रू। और हमने ये भी देखा कि ये कैसे पैरेलल एग्जीक्यूशन करता है और इसके कुछ लिमिटेशंस और ट्रेड ऑफ। तो फाइनली हमने पूरी सीरीज अभी इसको यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने पांचों जो फाउंडेशनल पैटर्न्स थे हमारे उसको देखा। जो पांचों पैटर्न्स थे वो थे टूल यूज जिसको फंक्शन कॉलिंग कहते हैं, रिफ्लेक्शन पैटर्न, थर्ड है प्लानिंग या टास्क डिकम्पोजिशन पैटर्न, चौथा है मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन और पांचवा था ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर डिजाइन पैटर्न, जिसमें हमने सबको
एक-एक करके डिटेल में समझा। और अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट फॉलो की है, तो अब आपके पास सिस्टम्स को डीप डाइव करने का एक बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रेडी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलूँगा अगले टॉपिक्स के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।